चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की तो बात कर लिए हैं। अब बात करेंगे बाबू ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की बात करने वाले हैं। अब ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में क्या क्या आएगा वो सारे को अच्छे तरीका से देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऑक्स फास्फोरस के ऑक्साइड में दो चीज आने वाला है। फर्स्ट ऑक्साइड आएगा P2O3 और दूसरा आता है आपका P2O5। ठीक है ना। दो तरह का ऑक्साइड होता है फास्फोरस का मेनली। फर्स्ट होता है P2O3, दूसरा होता है P2O5। अब देखो, सबसे पहला बात करेंगे डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर करके बात करने जा रहे हैं हम लोग। डाईफॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरली ये जो है बाबू ये एग्जिस्ट करता है P2O3 जो है वो मेनली एग्जिस्ट करता है P4O6 में, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक। अब डायमेरिक फॉर्म में तो P2O3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जल्दी बताओ। ये ऐसा फॉर्म में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो डाइमर बनाओगे तो दो मॉलिक्यूल लोगे तो P2 चेंज हो जाएगा P4 में और O3 इसका डाइमर हो जाएगा O6। तो P2O3 एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करता है डायमेरिक फॉर्म में P4O6 फॉर्म में। अगेन फिर से बोल रहे हैं फॉस्फोरस का ऑक्साइड मेनली दो फॉर्म है P2O3 मेनली P2O5। P2O3 P2O5 P2O3 की बात करोगे बाबू तो P2O3 डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में P4O6 में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फॉस्फोरस चार फॉस्फोरस को आपको बैठाना है, बैठा दीजिए चार फॉस्फोरस। हर फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन डालना है। हर फॉस्फोरस के बीच में आपको ऑक्सीजन ऐड अप करना है और ये हो गया आपका P4O6 का। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड। कितना नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड होगा। P4O6 में पूछ लिए नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितना होगा आपको काउंट करना है। एक पीओ दो, फिर इस तरह से आप टोटल काउंट करोगे तो आपको पीओ बॉन्ड जो है आपको 12 पीओ बॉन्ड होने वाला है। फिर अगर आपसे ऐसे ही पूछे नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना होगा तो पीओपी बॉन्ड आपको दिखाई दे देगा 6 तरफ से मिलेगा तो पीओपी बॉन्ड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। काउंट कर लेना है। एक ये रहा पीओपी, अगला पी, ये वाला पीओपी, फिर नेक्स्ट पीओपी पीओपी। तो ऐसा मिला के चार जो है साइड से और दो जो है इनसाइड से तो 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो है बाबू वो आपको 16 लोन पेयर मिलने वाला है। कितना लोन पेयर मिलने वाला है 16 लोन पेयर मिलने वाला है। तो ये है बाबू आपको P2O3 का बारे में हमने बात किया। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रिपरेशन की बात करते हैं और थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे तो प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसकी बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन की बात कर रहे हो बाबू तो प्रिपरेशन में जब भी P4 का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हो लिमिटेड सप्लाई करते हो, लिमिटेड सप्लाई। ठीक है ना। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को। अब देखो यार एक्चुअली क्या होता है कि मिक्सचर हमेशा O2N2 में लेते हैं क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि O2 का कंसंट्रेशन कम जाता है N2 के साथ लोग। आप सिंपल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। P4 का रिएक्शन O2 से करवाओ, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देना है तो इससे बनेगा P4O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज वाइज अगर बात करें तो प्रॉपर्टी वाइज क्या कहेंगे। प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम बात करें तो आपको कहना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा।
सबसे पहला कि इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। अब जरा अगला पॉइंट है कि सो आप पहले तो ऐसे समझो कि अगर इसे कोल्ड वाटर में डालोगे तो फॉस्फोरस एसिड आएगा, हॉट वाटर में डालोगे तो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फिन देगा। तो क्या कह रहे हैं कि ऑन, ठीक है, डिजॉल्विंग कोल्ड वाटर, ऑन डिजॉल्विंग कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इट फॉर्म फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड फॉर्म करेगा, जैसे कि P4O6 का रिएक्शन बाबू वाटर से करवा रहे हैं, और अगर ये वाटर कोल्ड रहा तो कोल्ड वाटर में देगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा कोल्ड वाटर में। जबकि अगर यही सेम रिएक्शन ऑन डिजॉल्विंग हॉट वाटर में अगर आप इसे डालते हो तो हॉट वाटर में डालने से बाबू आपको मिलता है इट फॉर्म ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको आप सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड PS3 फॉस्फिन देगा। P4O6 का रिएक्शन वाटर से तो करवाओ, लेकिन ये वाटर कैसा होगा, हॉट वाटर है, तो आपको मिलने वाला है H3PO4 प्लस फॉस्फिन गैस मिलने वाला है। कौन सा गैस मिलने वाला है, H3PO4 और फॉस्फिन गैस मिल जाएगा। तो कोल्ड वाटर के साथ फॉस्फोरस एसिड और हॉट वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फिन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये था बाबू आपका P4O6। अब अगला है आपका दो फॉर्म में बोले ना मेनली एग्जिस्ट, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10, ये सब आता है। मेनली जो सोर्स होता है ऑक्साइड का वो दो फॉर्म में होता है। मैंने बोल भी दिया था शुरू में कि जब आप निकोजन का रिएक्शन करवाओगे तो E2O3 और E2O5 टाइप का बनाएगा। इसमें याद रखना है कि फॉस्फोरस में P2O3 जो है वो चेंज हो जाता है आपको किस फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में, और P2O5 भी एग्जिस्ट करता है डाइमेरिक फॉर्म में। तो आइए अगले की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करने जा रहे हैं। अगला है हमारा P2O5 की बात कर रहे हैं। P2O3 तो कंप्लीट हुआ, अब किसकी बात करेंगे, P2O5। देखो बाबू P2O5 की बात करते हो, इसको कहते हैं डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। अगेन इट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, डाइमेरिक फॉर्म में। मतलब P2O5 जो है नेचर में एग्जिस्ट करेगा डाइमेरिक में, और चेंज हो जाएगा P4O10 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, P4O10 में चेंज हो जाएगा। बैठा लीजिएगा, जो पीछे भी बात बताए हैं उसको बैठाना है। कोल्ड वाटर में P4O6 चेंज हो जाता है फॉस्फोरस एसिड में, हॉट वाटर में फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फिन गैस। ठीक है, अब बात किए कि डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है जनरली एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में, और ये रहेगा आपका P4O10। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैंने बोला ना कि 4 फॉस्फोरस आपको डाल देना है, हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन। हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये आपका स्ट्रक्चर है P4O10 का।
अब अगर हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड जो है 12 होगा। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ जो है वो 4 दिखेगा। पीओपी बॉन्ड जो है वो 6 होगा, काउंट कर लीजिए। और टोटल लोन पेयर जो है बाबू वो आपको 20 मिलने वाला है। तो पहले तो डाईफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है, डायमेरिक फॉर्म में, और वो होगा P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ये आपका इसका ढेर सारी प्रॉपर्टीज आपने देख लिया क्या क्या है नहीं। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज वाइज क्या क्या कह सकते हैं इसके प्रॉपर्टी में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज अ वाइट पाउडर, ठीक है, इट इज ए वाइट पाउडर सब लाइन ऑन हीटिंग, ठीक है ना। अगला है कि ऑन डिजॉल्विंग H2O, H2O में डिजॉल्व करने पे, ठीक है ना, ऑन डिजॉल्विंग H2O, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो। P4O6 में अलग अलग वे हो रहा था, इसमें चाहे आपका कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर, इट फॉर्म H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। मतलब कि अगर P4O6 का वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेस क्वांटिटी में ले ले तो आपको मिलेगा H3PO4। अच्छा एक चीज और, P4O6 का वाटर से रिएक्शन पे क्या 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 कह सकता है। पहला तो मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, दूसरा मिलेगा H4P2O7, और फाइनली मिलेगा H3PO4। ये सब प्रोडक्ट मिलता है वाटर से हाइड्रोलिसिस करने पे। लेकिन अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में दे रहे हो तो आपको मिलने वाला है, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, ये क्या देगा आपको H3PO4 देगा। अच्छा एक चीज और कि P4O6, सॉरी P4O6 बोल रहे हैं, P4O10 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, P4O10, ठीक है। अब अगला बात है कि सो बाबू एक पॉइंट और बैठा लेना है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। P4O10 act as dehydrating agent, मतलब वाटर को वहां से निकालने का काम करेगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया है, HNO3 में P4O10 का यूज किया है, तो यहाँ से बन जाएगा N2O5 अब प्लस HPO3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या यूज किया P4O10, तो ये चेंज हो जाएगा SO3 में अब प्लस HPO3। तो बाबू ये सब कुछ टर्म्स था जो कि आपको कंप्लीट हुआ। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस भी हम लोग का समाप्त हो गया है। अब हम लोग को हैलाइड और ऑक्सी एसिड, इसके साथ नाइट्रोजन फैमिली हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्साइड तो खत्म हो गया है, अब बात होने वाला है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है। रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन, हैलोजन के टूवर्ड रिएक्टिविटी देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो वो जितना भी निकोजेन है वो सब का सब आपको हैलोजन से रिएक्ट करके EX3 EX5 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बनता है कि ऑल दीज
element combine with halogen to form two types of halide. Halide EX3 एंड EX5। ठीक है, दो तरह का हैलाइड बनाता है, EX3 और EX5। अब जरा ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं आपको EX3 और EX5 में, तो E प्लस X2 ये बना लेगा EX3 ऑब्लिक EX5 फॉर्म करेगा। दो तरह का हैलाइड फॉर्म करने वाला है EX3 और EX5। दिमाग में रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो जो बात बोलने वाले हैं कि नाइट्रोजन जो है बाबू पेंटाहैलाइड नॉट फॉर्म। नाइट्रोजन does not form पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन जो है पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के वजह से नाइट्रोजन जो है कभी भी पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है ना। अब बात आया कि किसो, ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं फॉर्म करेगा। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये आपको EX3 भी बनाएगा एंड EX5 बोथ। लेकिन एक बात फिर से बिस्मिथ के बारे में, आप जैसा कि जानते हो, ये पॉइंट को पहले तो बैठा लो। जैसा कि जानते हो कि बिस्मिथ का Bi का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है ड्यू टू इनॉट पेयर इफेक्ट। Hence, bismuth Bi rarely form। Bi के बारे में हम लोग कहेंगे कि Bi जो है रेयरली फॉर्म करता है formed EX5 type compound। EX टाइप कंपाउंड, ठीक है ना। बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है EX5 टाइप का कंपाउंड। और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसकी भी बात करते हैं। पहले तो मैंने क्या बताया कि हैलोजन से रिएक्ट करके EX3 EX5 बनाएगा। नाइट्रोजन EX5 नहीं बना रहा है, कारण है वैकेंट डी है ही नहीं। बाद बाकी सारा का सारा बनाएगा। बिस्मिथ में भी बहुत रेयर मिलता है, कारण है कि बिस्मिथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन होता है +3। तो बहुत रेयरली जो है बाबू, ये चीज़ बहुत रेयरली मिलने वाला है बिस्मिथ में EX5 टाइप का। तो वो कहाँ पे होता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। मात्र जो है बिस्मिथ में BiF5, BiCl5, BiBr5, BiI5, देखो ये सब पेंटाहैलाइड है। मात्र इसका ये सब नॉट एग्जिस्ट। मात्र ओनली जो है पेंटाहैलाइड ऑफ बिस्मिथ इज Bi is BiF5।
कारण आपको पता है क्यों नहीं एग्जिस्ट होता है, उसके कारण सबसे बड़ा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना। इस वजह से मात्र बिस्मिथ का कौन सा पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करता है, इस बात को एकदम बैठा लीजिए, मात्र एग्जिस्ट करता है BiF5, बाद बाकी कोई भी पेंटाहेलाइड बिस्मिथ का एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी तक आपने देखा नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं एग्जिस्ट का कारण था वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होना। बिस्मिथ में नहीं एग्जिस्ट होने का सिंपल सा कारण है कि उसके पास या उस पर लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो शो नहीं करता है, क्या चीज का फॉर्मेशन नहीं करता है, पेंटाहेलाइड का, और बहुत रेयरली मिलता है। और बिस्मिथ में किसका पेंटाहेलाइड मिलता है, BiF5 का मिलता है। अच्छा जरा ध्यान से सुनना है, जितना भी हैलाइड है वो सबका सब ऑल आर कोवेलेंट इन नेचर, ऑल हैलाइड ऑफ ठीक है ना, ऑल हैलाइड ऑफ निकोजेन आर, ठीक है, कैसा नेचर का है, जितना भी हैलाइड है निकोजेन का वो सबका सब जनरली कोवेलेंट नेचर का होता है। अच्छा एक काम करो, आपने देखा ना कि सो हैलाइड में कितने तरह का हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। हैलाइड की बात करोगे तो हैलाइड में दो तरह का है, पहला है EX3 और दूसरा है EX5। EX3 में ऑक्सीडेशन नंबर E पे निकालोगे तो +3 और EX5 में +5। हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, उस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो आप बताओ EX3 और EX5 में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर होगा पेंटाहेलाइड में, ड्यू टू हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहेंगे कि पेंटाहेलाइड इज मोर कोवेलेंट इन कंपेरिजन टू ट्राइहेलाइड, ठीक है ना। तो कोवेलेंट नेचर पेंटाहेलाइड में क्या कहेंगे कि पेंटाहेलाइड is more covalent nature than ट्राइहेलाइड। पेंटाहेलाइड में ज्यादा कोवेलेंट नेचर होता है किसके रिस्पेक्ट में, ट्राइहेलाइड में। अब वो देखो अमोंग NH3, अगला पॉइंट, नाइट्रोजन के हैलाइड में नाइट्रोजन का जो ट्राइहेलाइड है उस ट्राइहेलाइड में सिर्फ और सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, बाद बाकी सारा का सारा अनस्टेबल होता है। तो क्या बोलने वाले हैं कि अमोंग NH3, ठीक है, ओनली NF3 आर स्टेबल, ओनली NF3 आर स्टेबल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन स्टेबल है, NF3 आर स्टेबल एंड अदर आर अनस्टेबल। सिर्फ नाइट्रोजन के हैलाइड में कौन सा स्टेबल है, बैठा लीजिए, NF3 स्टेबल है, अदर आर क्या है, अनस्टेबल है, ठीक, चाहे वो NCl3 हो, NBr3 हो, Ni3 हो। और यही कारण है कि सो जो आपका मतलब कि NF3, पहला तो बैठा लीजिए कि NF3 पूरे नाइट्रोजन के हैलाइड में आपको स्टेबल फॉर्म किसका मिलने वाला है, NF3 का। NF3 कैसा हैलाइड है, ये स्टेबल है, जबकि ऑल NH3 आर अनस्टेबल। NCl3 तो हाईली अनस्टेबल होता है और NCl3 एक्सप्लोसिव नेचर का भी होता है। NCl3 कैसा नेचर का होता है, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर,
और यही कारण है, इसी वजह से इसको बॉम्ब बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। NCl3 का यूज़ जो है बॉम्ब बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला बात बाबू के सो BiF3 में जो जो पॉइंट बोले हैं प्लीज उसको बैठा लीजिएगा। BiF3 आर आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। कैसा नेचर का होता है BiF3? आयनिक नेचर का होता है, इस बात को भी आपको बैठा लेना है। चलो बाबू अब बात करते हैं PCl5 के बारे में बात करते हैं। देखो बाबू PCl5 के बारे में, उससे पहले काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले एक काम करो, हाइड्रोलिसिस की बात कर लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 15 हैलाइड। ठीक है, ग्रुप 15 के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस का बात करने जा रहे हैं। तो बाबू देखो जनरली है क्या कि NCl3 पे वाटर यदि डालते हो तो वाटर डालने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो है NH3 प्लस HOC। PCl3 पे वाटर यदि डालते हो तो वाटर डालने पे बनने वाला प्रोडक्ट होगा H3PO3 प्लस HCl। ASCl3 पे वाटर डालने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3ASO3 प्लस HCl, ये सब बनता है। ठीक है ना, वाटर जैसे ही डालोगे, देखो कैसे होता क्या है, अगर आपको समझ में ना है तो एक्चुअली हाइड्रोलिसिस ये सब बॉन्डिंग का चीज़ है यार, और ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हम लोग काम कर चुके हैं बॉन्डिंग में। NCl3 पे अगर वाटर का रिएक्शन करवाते हो तो बताओ नाइट्रोजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमें ये बता दो। नाइट्रोजन मोर है तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो माइनस वाला को पॉजिटिव पार्ट तो वाटर का H इसे OH, इसका H इसको OH, इसका H इसको OH। अब बस करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको एलिमिनेट कर देना है। तो क्या मिल जाएगा, HOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन पे 3 H, देखो 1 H 2 H 3 H NH3 बन जाएगा। उसी तरह से अगले में भी आप सेम ऐज करोगे, फॉस्फोरस और क्लोरीन वाले में। ये तो हो गया NCl3 के हाइड्रोलिसिस की बात कर ली। PCl3 के हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो कैसे करोगे, सो देखो PCl3 वाले में आप बताओ हमें कि फॉस्फोरस और क्लोरीन में मोर कौन है। क्लोरीन मोर है तो डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। मैंने बोला ना कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोलिसिस में, जहाँ पे माइ प्लस है तो प्लस है तो प्लस वाला क्या चाहेगा माइनस, तो OH पे माइनस आता है तो OH इसे H, इसे OH इसे H, फिर इसे भी H इसे OH। आप क्या करो यहाँ से इसे एलिमिनेट कर दो, तो एलिमिनेट करने पे आपको देखो क्या मिल जाएगा, HCl, यहाँ से भी HCl और यहाँ से भी HCl। और देखो हाइड्रोजन देखो यहाँ 1 H 2 H 3 H, H3P और ऑक्सीजन भी 3 H3PO3। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, NCl3 का हाइड्रोलिसिस करने पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो NH3 प्लस HOCl मिल रहा है। PCl3 का हाइड्रोलिसिस से H3PO3 प्लस HCl मिल रहा है। ASCl3 में भी हाइड्रोलिसिस पे आपको ASO3 प्लस HCl मिल रहा है। अब आगे का जो नोट का पॉइंट है बाबू, वो नोटेबल पॉइंट ये है कि SbCl3 एंड BiCl3 सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सो कैसा हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इन लोगों का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, किस किस का, SbCl3 और BiCl3 सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब देखो यार पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, SbCl3 पे वाटर यदि डालते हो बाबू तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज ना होके पार्शियल होगा, और पार्शियल से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको बैठा लेना है SbOCl प्लस HCl मिलने वाला है। और उसी तरह से अगर BiCl3 की बात करते हैं तो BiCl3 में भी कंप्लीट, देखो कंप्लीट होता तो पूरा का पूरा Cl हट जाता,
Cl रह गया है, एक Cl। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा BiOCl प्लस HCl। तो आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन फैमिली के कौन सा ट्राईहेलाइड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपको क्या बोलना है, SbCl3 और BiCl3 का पार्शियल होता है। तो रिमेनिंग का क्या होगा, कंप्लीट होगा। बैठा लीजिए, SbCl3 और BiCl3 का पार्शियल होगा। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 और BiCl3, तो आपने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक में ये Bi है, यहाँ से यहाँ तक में आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब अच्छा सा हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पूरा का पूरा पूरा Cl हट जाएगा। जबकि इसमें देखो एक Cl एज इट इज रह गया यहाँ भी, तो यहाँ पे हो रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कौन सा हैलाइड दे रहा है, SbCl3 और BiCl3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और रिमेनिंग का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखो बाबू, ये हाइड्रोलिसिस तो आपको बॉन्डिंग में पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और रिएक्शन करना भी मैंने सिखाया था कि हाइड्रोलिसिस करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे, जिस पे प्लस चार्ज है उस पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। और काफ़ी डिटेल में इस सब पे बात कर चुके हैं। तो कंप्लीट है, तो आप बताओ, ऊपर में कंप्लीट नीचे पार्शियल, मतलब ऊपर में ज़्यादा हाइड्रोलिसिस हो रहा है नीचे कम, तो हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगा। अरे यार, ये कंप्लीट हो रहा है और ये पार्शियल हो रहा है, पूरा से नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिसिस ऊपर से नीचे में घटेगा। ठीक है। तो ये था बाबू कुछ टर्म्स जो मैंने आपको बताया। अगेन फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, पूरा निकोजेन जो है हैलोजन से रिएक्ट करके दो तरह का कंपाउंड तैयार करेगा, EX3 EX5 टाइप का। जिसमें मैंने बोला EX5 में एकदम बैठा लीजिए, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड तो देता ही नहीं है। कारण आपने देखा भी था, क्या कारण था, कारण सिंपल सा था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। बिस्मिथ भी नहीं करेगा, क्योंकि बिस्मिथ के पास आपको पता है कि Bi जो होता है बाबू, Bi वाले केस में हम लोग को पता है कि बिस्मिथ का पे लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिस वजह से उसका +3 स्टेबल होता है। और पेंटाहेलाइड देगा तो बिस्मिथ में +5 होगा, जो कि अनस्टेबल होगा। मात्र पेंटाहेलाइड बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, और पेंटाहेलाइड में सिर्फ BiF5 एग्जिस्ट करता है और कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। BiF3 आयनिक नेचर का है, जबकि जितना भी हैलाइड्स है वो कोवेलेंट नेचर का है। पूरे नाइट्रोजन के हैलाइड में NF3 स्टेबल है, बाद बाकी जितना भी नाइट्रोजन का हैलाइड है, चाहे वो NCl3 NBr3 Ni3, सारा का सारा अनस्टेबल नेचर का है। हाइड्रोलिसिस आपने देख ही लिया है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन सब देखते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हैलाइड ऑफ फास्फोरस का। हैलाइड ऑफ फास्फोरस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब वैसे भी ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही हो चला है नाइट्रोजन फैमिली, और जैसे ये ख़त्म होता है फिर हम लोग ऑक्सीजन, हेलोजन, इनर्ट गैस, तो इधर से आपका पूरा P ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। हैलाइड ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं ट्राई हैलाइड ऑफ फास्फोरस। ट्राई हैलाइड ऑफ फास्फोरस में आता है आपका PX3, जहाँ X में आ सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जरा ध्यान से देखना है PX3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। P X X X। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको बोलना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल सा लॉजिक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा का वैल्यू 3 हो जाएगा, लोन पेयर का 1, 3 1 4, 4 में sp3। शेप की बात करते हैं तो शेप इसका होता है पिरामिडल, sp3 विद द वन लोन पेयर, पिरामिडल होगा। ठीक है ना। और इसमें ऑल px बॉन्ड आर आइडेंटिकल, जितना px बॉन्ड है वो सारा का सारा कैसा नेचर का होगा, बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन नेचर होगा। जितना भी वो px है वो आप पढ़े थे ना, sp3 विद वन लोन पेयर कैसा शेप देता है, पिरामिडल शेप देता है।
अब आज पेंटाहेलाइड की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? पेंटाहेलाइड की। ध्यान से। चलिए अब बात कर रहे हैं पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस के पेंटाहेलाइड की बात करते हैं, PX5 की। PX5 की बात करते हैं तो PX5 में आप जरा ध्यान से देखना, फास्फोरस है, हैलोजन है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, हैलोजन 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 हैलोजन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, क्योंकि 5 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे इसमें? sp3d कहेंगे। ठीक है ना। शेप की बात करते हो तो शेप होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। ठीक है। अब एक बात बता दें आपको, इन PX5 all px bond are not identical. All px bond are not identical. जितना भी px बॉन्ड है वो आइडेंटिकल नहीं है। ऑल px बॉन्ड आर नॉट आइडेंटिकल इन नेचर। मेरे कहने का सेंस आप समझो, अगर मान लो मैंने इसे A कहा और इसे B, तो देखो ये भी PX है, ये भी, तो A नॉट इक्वल्स टू B कहेंगे। सारा PX बॉन्ड इसमें आइडेंटिकल नहीं होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड एंड कौन सा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। वो देखो PX5 में आप बैठा लेना, दो तरह का बॉन्ड होता है। जितना भी हाइब्रिडाइजेशन है सारा बॉन्ड आइडेंटिकल होता है, एक्सेप्ट PX5 जो होता है, मतलब कि sp3d जो होता है, PX5 नहीं बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। sp3d में दो तरह का बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड और दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। कौन कौन सा बॉन्ड होता है? एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल। ये वाला जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब बॉन्ड लेंथ वाइज अगर बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बाबू, बॉन्ड लेंथ जो होता है एक्सियल वाले का ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? इक्वेटोरियल से। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा बोलो? एक्सियल वाले का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? इक्वेटोरियल से। PX5 में सारा बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होता है, याद रखिएगा। दो अलग अलग टाइप का बॉन्ड होगा, एक होगा एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। लेंथ वाइज कौन ज्यादा होगा? एक्सियल ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से। एक नोटेबल बात बाबू फिर से बोलने जा रहे हैं, उस बात को बैठा लीजिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक नोट का पॉइंट है, इन PF5 जिसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होने वाला है? sp3d ही होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d है। ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल ड्यू टू स्यूडो रोटेशन।
स्यूडो रोटेशन के वजह से इसमें सारा बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाता है PF5 में। जैसे कि जरा ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है। अगर हम इसमें ए और बी की बात करें तो उस केस में आपने देखा था ए नॉट इक्वल्स टू बी था, लेकिन यहाँ पे ए बराबर बी होगा। तो PF5 के केस में sp3 होने के बावजूद भी सारा बॉन्ड आइडेंटिकल होता है, जबकि जितना भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसमें दो तरह का बॉन्ड होगा, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल, और दोनों का लेंथ आपस में इक्वल कभी भी नहीं होगा। इस बात को आपको बैठा लेना है। अब चलो बाबू, अगर बात करते हैं अगला सॉलिड फेज में कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन देगा, तो जरा बात करने वाले हैं सॉलिड फेज में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PX5 इन सॉलिड फेज। कौन सा फेज की बात कर रहे हैं? सॉलिड फेज की। तो सबसे पहला बात करेंगे PCl5। PCl5 अगर सॉलिड फेज में है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा बाबू? PCl5 सॉलिड फेज में इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 2 4, 4 में sp3। ये टेक्निक आपको सिखा चुके हैं बॉन्डिंग में। फॉस्फोरस 5वां ग्रुप का है, क्लोरीन 6ठा, 6 5 11, 1 माइनस 12, 12 बटा 2 6, 6 मतलब sp3d2। तो बताओ, अगर फॉस्फोरस सॉलिड फेज में है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। जबकि यही फॉस्फोरस अगर हम PCl5 की बात करें गैसेस फेज में, तो बाबू गैसेस फेज में ये डिसोसिएट नहीं करता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ sp3d होगा। अगेन फिर से बोलना, ध्यान से समझना, सॉलिड फेज में PCl5 टूट जाता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस, जिस वजह से सॉलिड फेज में PCl5 का 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इन बैठा लेना है, इन सॉलिड फेज hybridization of PCl5 is क्या क्या होगा बोलो? sp3 और दूसरा बाबू sp3d2 होगा। अब बात कर रहे हैं PBr5 की बात कर रहे हैं। PBr5 की बात करते हो और ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? PBr4 प्लस प्लस Br माइनस के फॉर्म में। इसी तरह से Pi5 है, ये भी आपको सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा Pi4 प्लस प्लस I माइनस के फॉर्म में। और सारे में हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो इस सब में sp3 होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा लीजिएगा। सॉलिड फेज में जितना भी PX5 है उसका sp3 गैसेस फेज में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो PX5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। सॉलिड फेज बोलते ही बैठा लेना है PCl5 टूट जाता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस, जिसमें दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और sp3d2। और Br5 और I5 एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस PBi4 प्लस, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है? sp3 होने वाला है बाबू, ये sp3 है। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये भी हो गया। अब थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, तो इधर से हम लोग का पूरा काम तमाम हो जाएगा। जरा ध्यान से स्टार्ट करते हैं, सुनना है। अगला है कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ फॉस्फोरस। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन। देखो बाबू, P4 का रिएक्शन अगर आप Cl2 से करवाते हो और लिमिटेड अमाउंट में करवाते हो, लिमिटेड Cl2 लेते हो, तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है PCl3। जबकि अगर आपने Cl2 का रिएक्शन एक्सेस Cl2 लेके करवाया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 आपने ले लिया है, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा PCl5। ठीक है, तो P4 के साथ अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। PCl3 भी बन रहा है, PCl5 भी बन रहा है।
अगला बाबू जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पहला तो ये हो गया PCl3 PCl5 का। अगला है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बोलना है, बैठा भी लेना है, ठीक है, VVI है। अब जरा ध्यान से सुनना कि जैसे कि P4 का रिएक्शन अगर आपने SOCl2 के साथ करवाया है तो बनता है PCl3 SO2 S2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर आपने SO2Cl2 के साथ करवाया है रिएक्शन, आपको इतना नहीं जाना, आपको सीधे याद रखना है कि PCl3 का SOCl2 के साथ रिएक्शन से मिलता है PCl3, और यहीं पे सेम SO2Cl2 के साथ मिलता है PCl5 प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब PCl5 इकलौता PCl5 जो है SOCl2 के साथ PCl3 और SO2Cl2 के साथ PCl5 बनाता है। अब आ जाओ बाबू, बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज वाइज। ध्यान से सुनिएगा जो बोलना चाह रहे हैं। क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ PCl3 पहले समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज कलरलेस, it is colorless, oily, liquid and hydrolyzed in presence of air मतलब in presence of moisture, सॉरी, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो है बाबू, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये हाइड्रोलाइज कर जाता है। और हाइड्रोलाइज करके क्या देता है, सो देखो PCl3 का जब भी वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा H3PO3 प्लस HCl, ठीक है। अगला बात बाबू कि ये क्लोरोनेटिंग एजेंट का काम करता है। इट एक्ट एज क्लोरोनेटिंग एजेंट का फंक्शन रखता है। मतलब कि मान लो कि ROH है और इसमें अगर मैंने PCl3 लगा दिया है तो इसे ये चेंज कर देगा RCl में, ठीक है। किसमें चेंज कर देगा, RCl में चेंज कर देगा, बैठा लीजिएगा, और खुद बदल जाएगा H3PO3 में। आपको नहीं समझ में आया तो हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने बोला कि CH3CH2OH का रिएक्शन आप करवा दो PCl3 से, ठीक है ना। यहाँ से आपको बना दो X पे क्या करवाना है आपको, अल्कोहलिक केवेज हीट कर देना है, आपको बना देना है Y पे क्या कर देना है, अल्कोहलिक केवेज हीट के बाद Cl2 CCl4 का ट्रीटमेंट करवा देना है, यहाँ से Z बनाना है, और Z के बाद बाबू ये HCl था यार, चेंज होते रहता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2, तो यहाँ पे बनाना है A, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। CH3CH2OH, PCl3 से मैंने आपको बोला है कि ये OH चेंज हो जाएगा Cl में, CH3CH2 Cl में चेंज हो जाएगा। अल्कोहलिक केवेज ले लेते हो तो अल्कोहलिक केवेज से हीट करने पे ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर देखो बाबू, ये तुम्हारा X है, ये Y है, Y पे Cl2 का यूज करोगे तो बन जाएगा CH2 और यहाँ Cl और अल्कोहलिक केवेज फॉलोड बाय NaNH2 से अल्काइन में चेंज हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबका सब पहला है आपका PCl3 से हैलाइड्स में, और बाद बाकी अगला है आपका E2 रिएक्शन, फिर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन से गया है, और उसके बाद फिर अगेन E2 से गया।
छोड़ो, आप उतना मत समझो, बस ये जानना कि OH को Cl में बदल देता है। ये तो ऑर्गेनिक का थोड़ा सा जोड़ दिए, तो इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। PCl5 के बारे में बोलेंगे कि किससे, ये येलो व्हाइट पाउडर है। इट इज येलो, it is yellowish white powder and hydrolyze in presence of moisture, ठीक है ना। जैसे कि जरा ध्यान से सुनना, हाइड्रोलाइज कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्या होता क्या है, जैसे कि मान लो बाबू PCl5 पे वाटर जैसे ही डालोगे, ये पहले चेंज होगा POCl3 में। POCl3 अगेन वाटर लेके ये चेंज हो जाएगा H3PO4 में। जबकि अगर PCl5 पे D2O डालते हो तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है POCl3 में, क्योंकि D2O जो होता है बहुत भारी होता है H2O से, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हैं जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नोट का पॉइंट। D2O जो है भारी होता है किससे, भारी होता है बाबू H2O से, और कम रिएक्टिव भी होता है। तो कम रिएक्टिव होने के वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपसे पूछ सकता है PCl5 का वाटर से रिएक्शन करने पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO4। और जबकि D2O से रिएक्ट करने पे क्या जाएगा, D2O से रिएक्ट करने पे, यार ये D है हाइड्रोजन का ही एक H2O, और ये अगला आइसोटॉप के फॉर्म में D2O से रिएक्ट करके ये चेंज होगा POCl3 में। एक लास्ट पॉइंट बाबू, इसके साथ आपका PCl5 भी खत्म हो गया, हैलाइड खत्म, मात्र ऑक्जी एसिड बचा है जो अगले क्लास हम लोग का खत्म होगा, और नाइट्रोजन फैमिली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना बाबू, हीटिंग ऑफ PCl5। PCl5 को हीट करते हो छोटू, तो वो मिलता है PCl3 प्लस Cl2। इसमें क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि वीकर होता है ना, तो हीट करते हैं तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है ऊपर नीचे जो दो Cl रहता है, इस तरह से आप इसको बना लो ना, PCl Cl, यहाँ Cl, तो हीट जब करते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और चेंज हो जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। तो हीट करने में किस में चेंज हो जाएगा, PCl3 प्लस PCl में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक दो थोड़ा सा साइड में ही हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो Ag पे आप PCl5 का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जैसे ही PCl5 का रिएक्शन करवाओगे ये चेंज हो जाएगा AgCl में, आप खुद बदल जाएगा PCl3 में, Cl2 दे रहे हैं। एसन में आप PCl5 का रिएक्शन करवा दो, जैसे ही तो ये Cl का सोर्स है, चेंज हो जाएगा SnCl4 में, आप खुद चेंज हो जाएगा PCl3 में। तो ठीक है बाबू, हैलाइड भी समाप्त हुआ। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और आपका नाइट्रोजन फैमिली ऑलमोस्ट खत्म के ही कगार पे है। एक अगला क्लास बस ऑक्सी एसिड देखना है, इसके साथ आपका नाइट्रोजन फैमिली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छा से पढ़ाई कीजिए।